Hello students, am I audible? Am I audible? Yes, so ओके। तो लास्ट जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की डिस्कशन की थी। हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो है उस उन बेसिक सॉल्यूशंस में से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस डिस्कस किए एंड देन नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो लोकेट किए। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी विद एन अननोन्स और एम कंस्ट्रेंट्स, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं दैट इज एनसीएम, और जो हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं दैट इज एट मोस्ट एनसीएम। तो बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, ये जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी, इसके साथ हम लोगों ने एक रिमार्क डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो नॉन डीजनरेट हुए, दैट मींस डीजनरेसी जो है वो एब्सेंट है, तो नॉन डीजनरेट बीएफएस के केस में हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ वन वन कॉरस्पॉन्डेंस होती है। जो अगर आप एक एलपीपी को सॉल्व करो और उसका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कैलकुलेट करो तो उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं दैट मींस वर्टिसेस हैं, उनकी वन वन कॉरस्पॉन्डेंस रहेगी नॉन डीजनरेट बीएफएस के साथ। और इन केस अगर हमारा डीजनरेट बीएफएस हुआ तो उस केस में हम लोगों का क्या होगा कि जो एक वर्टेक्स है वो मोर देन वन बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये जो है ये रिजल्ट रिमार्क जो है हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा था और एग्जाम्पल में इसकी डिस्कशन की थी। तो तो इसके ये सर बाद ये हम कौन लोग सी बैच की क्लास है? बेसिकली बेटा ये ईआईसी 4 to 5 ही बैठे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बेटा ईआईसी 4 to 5 के स्टूडेंट्स ही हैं ये। यस सर। सर थोड़े से सीओई के बच्चे भी आ गए थे। अब चले गए कि अभी हैं? सर लीव कर रहे हूँ, मैं भी कर रहा हूँ सर, मैं भी सीओई का ही हूँ। हाँ बेटा, सीयूई का नहीं, ये ईआईसी 4 to 5 का लेक्चर्स है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने एक रिमार्क डिस्कस किया कि जो नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं इनमें कॉरस्पॉन्डेंस होती है कि अगर हमारा नॉन डीजनरेट बीएफएस है तो उसकी वन वन कॉरस्पॉन्डेंस रहेगी नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ, और इन केस हमारा डीजनरेट बीएफएस हुआ तो वन वर्टेक्स जो है वो मैनी बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरम डिस्कस की कि सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ ए एलपीपी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसका जो प्रूफ था मैंने आप लोगों को बताया था कि ये थ्योरेटिकल प्रूफ है। तो इसका प्रूफ हमने इसी रिमार्क के साथ रिलेट किया। इससे हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी विद एन अननोन्स एंड एम कंस्ट्रेंट्स, तो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होंगे एनसीएम और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होंगे एट मोस्ट एनसीएम। अब क्योंकि दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सेट और सेट ऑफ वर्टिसेस में वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है, अगर नॉन डीजनरेसी हुई तो दैट मींस उस केस में सेट ऑफ वर्टिसेस जो है वो भी एट मोस्ट एनसीएम हो जाएंगे, और एनसीएम जो है वो फाइनाइट नंबर है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइनाइट हो जाएंगे। और इन केस अगर डीजनरेसी वाला केस हुआ तो उसमें तो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है और भी ज्यादा लेस हो जाएंगी एनसीएम से, तो अगेन दी वर्टिसेस आर फाइनाइट। तो दोनों केसेस में हमें मिलता है कि वर्टिसेस जो है वो हमेशा फाइनाइट रहती हैं। एक हम लोगों ने रिमार्क यूज किया था कि अगर हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो उस फिजिबल रीजन में से आप कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट को आप वर्टिसेस के सीएलसी में लिख सकते हो। ये जो दो रिजल्ट्स हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को हम लोग आज यूज करेंगे। आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका प्रूफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम जो है आपको किसी ना किसी टाइम पे एवेल्युएशन का पार्ट बनेगी ही बनेगी।
तो इस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझ लेना। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो अपना डाउट जो है वो क्लियर कर लेना। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके चलोगे तो बड़े आराम से थ्योरम्स के प्रूफ जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन प्रूफ्स की। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी की, ये रिजल्ट जो है हम लोग इन जनरल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब भी आप एलपीपी का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो यही रिजल्ट आप बार बार यूज करते हो, जो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली हम लोग करते क्या हैं। अगर आपके पास कोई टू वेरिएबल प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने उसका सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ग्राफ के ऊपर ड्रा किया, फिर आपने फिजिबल रीजन सर्च किया, आफ्टर दैट फिजिबल रीजन की वर्टिसेस आप लोगों ने लोकेट कर ली, और उन वर्टिसेस पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हो, और उन्हीं में से जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन आप उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन बोल देते हो, और इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन जहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो आप उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन बोल देते हो। बट द क्वेश्चन इज कि आप लोग वर्टिसेस पे ही हमेशा वैल्यू क्यों चेक करते हो, किसी और पॉइंट पे वैल्यू क्यों नहीं चेक करते? या क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी और पॉइंट पे ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा ही नहीं, वहां पे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन किस तरह से मिल जाता है? तो इस तरह के कई क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी है, कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी, भले ही वो मिनिमाइजेशन की है भले ही मैक्सिमाइजेशन की है, तो ये थ्योरम स्टेट करती है कि अगर आपके पास कोई गिवन एलपीपी है तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो एटलीस्ट वन कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा ही मिलेगा। अब इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि कई बार हम लोग जो है इसकी स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई गिवन एलपीपी है तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो हमें एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे मिलेगा ही मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है, ये थ्योरम इस चीज की पॉसिबिलिटी को आउट नहीं करती कि कहीं और सोल्यूशन हो नहीं सकता। ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें सिर्फ इतना बता रही है कि उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है एलपीपी का वो एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये चीज वो हमें बता रही है, बट ये रूल आउट नहीं करती कि कहीं और सोल्यूशन नहीं हो सकता। लाइक अगर आप एक प्रॉब्लम लोगे, से हमारे पास ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई subject to the condition x plus y less than equal to 1, x and y both are non-negative। तो अब आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। इस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो से हम लोगों ने इस लाइन को ड्रा किया तो हमारे पास आ गया ओरिजिन, दिस इज 1 0, दिस इज 0 1। तो आप लोगों ने इसका फिजिबल रीजन सर्च किया तो ये वाला रीजन जो है ये इसका फिजिबल रीजन आ गया। तो अब हम लोग इन जनरल जैसे हम करते हैं कि हमने फिजिबल रीजन की वर्टिसेस लोकेट की, तो एक वर्टेक्स आ गई हमारे पास, एक ए आ गई 0 1, और एक हमारे पास बी आ गई 1 0। तो हम इन वर्टिसेस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो 0 0 पे वैल्यू आ गई 0, और 1 0 पे वैल्यू आ गई 1, और 0 1 पे वैल्यू आ गई हमारी 1। तो दैट मीन्स हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है 1 है, और वो इन दोनों वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। मतलब ये वाला भी उसका सोल्यूशन हो गया और ये वाला भी सोल्यूशन हो गया। अब यही जो इस स्टेटमेंट में हम लोग बता रहे हैं कि एलपीपी का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में हमें दो वर्टिसेस पे मिल रहा है, बट मैं ये बता रहा हूं कि स्टेटमेंट इस चीज को रूल आउट नहीं करती कि कहीं और सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, सिंस दिस इज 1/2 1/2, तो अगर आप 1/2 1/2 पे सोल्यूशन चेक करोगे, वहां पे भी ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और वो हमें इस पॉइंट पे भी मिल रही है। दैट मीन्स ये भी उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है।
1/2 पे भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है। अगर आप पॉइंट ले लोगे 1/3 2/3 तो इस पे भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है। अगर आप पॉइंट ले लोगे 1/4 3/4 तो इस पे भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी की स्टेटमेंट है वो इस चीज के बारे में तो बताती है कि कहाँ पे सोल्यूशन होगा, बस इस चीज को रूल आउट नहीं करती कि कहाँ पे नहीं हो सकता। जनरली बच्चे इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और उनको लगता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा वर्टेक्स पे ही मिलेगा और कहीं हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। जैसे मैंने ये एग्जांपल में आपको दिखाया कि इवन मैंने तो चलो ये दो तीन पॉइंट बताए, 1/2 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4। इवन अगर आप इस पूरी लाइन को कंसिडर करोगे, अगर आप, क्योंकि ये दो वर्टेक्स पे हमें सोल्यूशन मिल गया, तो इन दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट है, ये पूरी की पूरी ऑप्टिमल सोल्यूशन की लाइन सेगमेंट बन गई। मतलब इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ से दो रिजल्ट मिल गए कि एक तो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है एलपीपी का एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे तो होगा ही होगा, कहीं और भी हो सकता है। दूसरा, अगर दो वर्टिसेस पे आपको सोल्यूशन मिलता है तो उन वर्टिसेस को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट होगी वो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की लाइन रहेगी। तो अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट? अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले ये शो करना है कि अगर कोई भी, अगर हमारे पास एलपीपी है तो उस एलपीपी का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हम किसी एक के लिए प्रूव कर देते हैं, या आप मैक्सिमाइजेशन का केस ले लो या आप मिनिमाइजेशन का केस ले लो। तो जो सेकंड प्रॉब्लम होगी उसका प्रूफ जो है वो हमें रिवर्स इनक्वालिटी करने से मिल जाएगा। तो से हम लोग मैक्सिमाइजेशन के केस में प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलपीपी कंसिडर की। कंसिडर द एलपीपी मैक्सिमम z is equal to C transpose X, AX less than equal to B, X is non-negative। क्योंकि हम जनरल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने जो है मैट्रिक्स फॉर्म में जनरल एलपीपी ले ली, वेयर एक्स इज n dimensional vector, b is m dimensional vector, c is coefficient, cost coefficient n dimensional vector, और a जो है वो हमारी मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड a is कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n। तो वेरियस सिंबल जो है वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिए कि हम लोगों ने ये जर्नल एलपीपी के लिए प्रूव करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एलपीपी कंसिडर कर ली। जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी एक पार्ट के लिए प्रूफ कर दो, दूसरे पार्ट का प्रूफ जो है वो सिमिलर लाइंस पे हमें मिल जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमाइजेशन के केस में अपना प्रूफ जो है वो कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन के केस में हमें सिमिलर लाइंस पे प्रूफ मिल जाएगा। तो हमने प्रॉब्लम कंसिडर की, maximum z is equal to C transpose X subject to the conditions AX less than equal to B, X is non-negative, where X is n-dimensional vector, B is m-dimensional vector, and C is n-dimensional vector, A is coefficient matrix of order m cross n। तो से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स स्टार पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। कोई फिजिबल रीजन में से हमने एक्स स्टार पॉइंट ले लिया। लेट एक्स स्टार बी एनी पॉइंट
in feasible region S, and suppose that X star is, suppose that maximum of C transpose X occurs at X star in feasible region S, तो हमने ये सपोज कर लिया कि एक्स स्टार जो है उस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू सी स्टार एक्स स्टार पे अकर कर रही है तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा कि सी ट्रांसपोज एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स स्टार पे फॉर एवरी एक्स इन फिजिबल रीजन एस। तो अगर एक्स स्टार पे मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रही है तो दैट मीन्स बाकी सब पॉइंट्स जो आप फिजिबल रीजन में लोगे एक्स स्टार की ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो सबसे या तो ग्रेटर रहेगी या किसी केस में इक्वल भी हो सकती है। दैट मीन्स सी ट्रांसपोज एक्स लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स स्टार फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि एक्स स्टार वर्टेक्स है। नाउ सिंस हमें ये पता है कि फिजिबल रीजन जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है। सिंस सेंस इज बाउंडेड एंड प्रॉब्लम इज एलपीपी, तो अगर हमारा एस बाउंडेड है और प्रॉब्लम एलपीपी है तो हम लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में एक रिजल्ट बताया था कि अगर हमारा फिजिबल रीजन जो है वो एलपीपी का बाउंडेड है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं। दैट मीन्स अगर एस जो है वो बाउंडेड है और प्रॉब्लम हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो इसमें जो है फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस रहेंगी। देयरफॉर इट कंटेन्स finite number of vertices, say x1 x2 so on up to xk। तो हमने अज्यूम कर लिया कि उसमें फाइनाइट वर्टिसेस हैं x1 x2 so on up to xk। तो अब ये क्योंकि फिजिबल रीजन में से ही है ये वर्टिसेस और एक्स स्टार जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो इसका मतलब सी ट्रांसपोज एक्स आई जो है वो भी लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स स्टार से। बिकॉज हम लोगों ने अज्यूम किया है कि एक्स स्टार उसका क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन है। दैट मीन्स एक्स स्टार पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 बना दी। तो अब हमें प्रूव करना है कि हम लोगों ने वर्टिसेस अज्यूम कर ली x1 x2 सो ऑन अप टू xk। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि x स्टार जो है वो इन्हीं में से कोई वर्टिसेस है तो हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि x स्टार जो है वो इन्हीं में से कोई वर्टिसेस है तो मैं ये शो कर देता हूं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू इस पे आ रही है इनमें से किसी वर्टेक्स पे आ रही है से एक्सपी पे आ रही है और जितनी वैल्यू सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक्स स्टार पे आ रही है वो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी दैट मीन्स एक्स स्टार और एक्सपी जो है वो वर्टेक्स हमारा प्रूव हो जाएगा। तो मेन हमारा टारगेट है कि हमें ये शो करनी है कि किसी वर्टेक्स पे जितनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है और एक्स स्टार पे जितनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही हैं। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है और अगर हमें इन मैथमेटिक्स में a इक्वल टू बी प्रूव करना होता है तो हम लोग सिंपल फंडा लगा देते हैं। हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू a।
तो अगर ये दोनों चीजें हम प्रूव कर देते हैं तो वहां से हम लोग दोनों को कंबाइन करके बोल देते हैं कि ए इक्वल टू बी होगा। तो अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि सी ट्रांसपोज एक्स पी और सी ट्रांसपोज एक्स स्टार इक्वल है, तो इन शॉर्ट मुझे ये प्रूव करना है, नंबर वन, कि सी ट्रांसपोज एक्स पी जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स स्टार से, और नंबर टू, जो सी ट्रांसपोज एक्स स्टार है वो मुझे प्रूव करना है कि लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स पी से। तो दोनों को कंबाइन करके मैं ये चीज बोल दूंगा कि सी ट्रांसपोज एक्स पी जो है वो सी ट्रांसपोज एक्स स्टार के इक्वल है। अब फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो ही रहा है। अगर आप इनइक्वालिटी टू को देखोगे तो एक्सपी मैंने इन्हीं में से कोई वर्टेक्स अज्यूम किया है, दैट मींस एक्सपी जो है वो x1 x2 xk में से ही कोई वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो ये इनइक्वालिटी तो ट्रू है ही। अगर i की वैल्यू मैं p अज्यूम कर लूंगा तो उस केस में ये जो मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ये तो ऑलरेडी इनइक्वालिटी टू से मुझे मिल ही रहा है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा सेकंड स्टेप जो है उसको प्रूव करना कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स पी से। तो अभी जब मैंने आपको डिस्कशन स्टार्ट की थी लेक्चर में, तो मैंने एक रिमार्क के बारे में बताया था कि अगर हमारा कोई फिजिबल रीजन है और फिजिबल रीजन में से हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट को हम वर्टिसेस के सीएलसी में लिख सकते हैं। हम लोगों ने एक रिमार्क डिस्कस किया था कि अगर हमारी प्रॉब्लम एलपीपी की है और हम लोगों का से एस जो है वो फिजिबल रीजन है, तो अगर हम फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को हम उस फिजिबल रीजन की वर्टिसेस के सीएलसी में लिख सकते हैं। तो अब हम उसी को हम लोग यूज करेंगे, उसी रिजल्ट को, कि सिंस एस जो है वो हमारा पॉलीटॉप है, दैट मींस बाउंडेड फिजिबल रीजन है, सिंस एस इज पॉलीटॉप एंड इसकी वर्टिसेस भी हम लोगों ने डिसाइड कर दी हैं, इट हैज वर्टिसेस x1 x2 so on up to xk। Therefore, by that result, therefore, any point of feasible reason as, therefore, any point of feasible reason as can be expressed as, can be expressed as CLC of, that means convex linear combination of vertices of S, convex linear combination of vertices of S। तो दैट मीन्स हमें पता है कि S हमारा पॉलीटॉप है, दैट मीन्स बाउंडेड फिजिबल रीजन है, और x1 x2 xk जो है फिजिबल रीजन की हम लोगों ने वर्टिसेस अज्यूम की हैं। तो इसका मतलब फिजिबल रीजन में से हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को हम वर्टिसेस के सीएलसी में लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो एक्स स्टार है, एक्स स्टार हमारा क्या था, फिजिबल रीजन का कोई पॉइंट था, इसका मतलब एक्स स्टार को हम इन वर्टिसेस के सीएलसी में लिख सकते हैं। और सीएलसी हमारा क्या होता है, दैट मींस अल्फा 1 मिल गया हमें x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अल्फा 2 मिल गया हमें x2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और अल्फा के हमें मिल गया एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, कि हमने एक्स स्टार को इनके सीएलसी में लिख दिया। ये डेफिनेशन जो हम लोगों ने स्टडी की थी सीएलसी ऑफ मोर देन 2 पॉइंट्स, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो स्केलर्स पे क्या कंडीशन होती है कि स्केलर का जो सम है वो 1 होगा, मोर ओवर जितने भी स्केलर्स हैं वो सारे नॉन नेगेटिव रहेंगे। तो ये हम लोगों ने इसको सीएलसी में लिख लिया। अब हमारा मेन टारगेट क्या था, मेन टारगेट था कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार को हमें लेस देन इक्वल टू लेके आना है सम सी ट्रांसपोज एक्स पी से। तो हम सी ट्रांसपोज एक्स स्टार को ही कंसिडर करके चलते हैं। कंसिडर, जिस चीज को हमें प्रूव करना है हमने कंसिडर किया सी ट्रांसपोज एक्स स्टार,
तो एक्स स्टार की मैंने वैल्यू पुट कर दी, दिस इज सी ट्रांसपोज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन अल्फा के एक्स के। तो अल्फा 1 स्केलर है तो इसको हमने लिख दिया अल्फा 1 टाइम्स सी ट्रांसपोज x1 प्लस अल्फा 2 स्केलर है तो अल्फा 2 टाइम्स सी ट्रांसपोज x2 प्लस सो ऑन अल्फा के सी ट्रांसपोज एक्स के। तो ये हम लोगों ने इसको अमेंड कर दिया। अब हम लोगों ने एग्ज्यूम कर लिया, लेट जो हमारे पास x1 x2 x3 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, लेट सी ट्रांसपोज xp is equal to maximum of C transpose x1, C transpose x2, so on C transpose xk। हम लोगों ने क्या किया कि जो x1 x2 xk जितनी भी वर्टिसेस थी उन पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है, लाइक x1 वर्टिसेस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू होगी C ट्रांसपोज x1, x2 वैल्यू पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू होगी C ट्रांसपोज x2 और x के वर्टिसेस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू होगी C ट्रांसपोज x के। तो जितनी भी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू को चूज किया और हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सी ट्रांसपोज एक्सपी है, वेयर सी ट्रांसपोज एक्सपी इन्हीं में से कोई वैल्यू होगा, वेयर सी ट्रांसपोज एक्सपी इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ C transpose x1, C transpose x2, so on C transpose x के। तो इन्हीं में से कोई वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको हमने C ट्रांसपोज XP कंसिडर कर लिया। तो अगर C ट्रांसपोज XP इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है तो ऑब्वियस है कि C ट्रांसपोज XP जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा C ट्रांसपोज X1 से, और ऑब्वियस है सी ट्रांसपोज एक्सपी x2 से भी, सी ट्रांसपोज x2 से भी बड़ा रहेगा। और इसी तरह से क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो सी ट्रांसपोज एक्सपी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स के से। और किसी केस में ये इक्वल होगा, जो वैल्यू हम लोग मान रहे हैं किसी केस में इक्वल होगा, बाकी सब केसेस में ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल इन जनरल बोल दिया। तो दैट मीन्स सी ट्रांसपोज x1 जो है वो लेस देन रहेगा अल्फा 1 टाइम्स सी ट्रांसपोज xp से, प्लस अल्फा 2 टाइम्स सी ट्रांसपोज xp से, प्लस सो ऑन अल्फा के टाइम्स सी ट्रांसपोज xp से। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम लोगों के पास जितने भी स्केलर हैं जिनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सारे नॉन नेगेटिव है, बिकॉज ऑल स्केलर्स आर नॉन नेगेटिव। तो अब सी ट्रांसपोज एक्सपी इनमें सब में कॉमन है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, दैट इज अंदर आ गया हमारा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस सो ऑन अल्फा के, और सब स्केलर्स का सम हमारा 1 है तो ये आ गया सी ट्रांसपोज एक्सपी इंटू 1, और दिस मीन्स ये आ गया सी ट्रांसपोज एक्सपी। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार जो है वो लेस देन इक्वल टू है सी ट्रांसपोज एक्सपी से। दैट मीन्स सी ट्रांसपोज एक्स स्टार इज लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्सपी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। और जो फर्स्ट पार्ट है ऑब्वियसली आल्सो जो सी ट्रांसपोज एक्सपी है वो लेस देन इक्वल टू है ही सी ट्रांसपोज एक्स स्टार से। क्यों? बाय इनइक्वालिटी 2, बाय इनइक्वालिटी 2। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमें इनइक्वालिटी 2 से मिल रहा है,
इनइक्वालिटी 2 में हम लोगों ने ये चीज बोल ही रखी है कि एक्स स्टार क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो इसकी वैल्यू जो है बाकी वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबसे ग्रेटर देन इक्वल रहेगी। तो एक्सपी जो है वो भी इन्हीं में से कोई वैल्यू है, तो सी ट्रांसपोज एक्सपी जो है वो भी लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स स्टार रहेगा ही रहेगा। तो ये जो है सी ट्रांसपोज एक्सपी लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स स्टार, तो ये हमें इनइक्वालिटी 2 से मिल गया। बाय कंबाइनिंग दीज टू, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। सो दिस इज वन, दिस ऑलरेडी वन हम बोल चुके हैं, तो से दिस इज थ्री, दिस इज फोर। कंबाइनिंग थ्री एंड फोर, combining 3 and 4 we get, तो यहां से हमें मिल गया कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार की मतलब एक्स स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है उतनी ही एक्सपी के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है। दिस इंप्लाइज कि एक्स स्टार जो है वो वर्टेक्स एक्सपी है। एक्स स्टार इज द वर्टेक्स एक्सपी। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे जो है वो ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी का प्रूफ है। अब इसी अगर हम लोग मिनिमाइजेशन के केस में चले तो हमारा क्या कैसे कैसे चेंज आएगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन की ले लोगे, तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई, बाकी हमारा एज इट इज चलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइजेशन के केस में आप लोग ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो हमारी रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स सी ट्रांसपोज एक्स स्टार पे क्योंकि हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन अज्यूम करेंगे, तो मिनिमाइजेशन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज एक्स स्टार लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। दैट मीन्स उस केस में हमारा जो है मिनिमम सोल्यूशन होगा। अब फर्दर जो है आप लोग एज इट इज चलेंगे, जो आप लोगों ने अज्यूम किया कि वर्टिसेस हैं, तो वहां पे भी हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स सी ट्रांसपोज एक्स स्टार की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू रहेगी सी ट्रांसपोज एक्स आई से फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू 1 2 की। तो सिंपल हमने इनइक्वालिटीज ही रिवर्स करनी है। उसके बाद जो है जहां पे हम लोगों ने अज्यूम किया कि पॉलीटॉप था हमारा, तो उसकी अपना फाइनाइट वर्टिसेस हैं उसको हम लोग सीएलसी में लिख सकते हैं, वो सारी चीज एज इट इज चलेगी। यहाँ पे अब आप लोगों को सेकंड वाली चीज पहले से ही मिल रही है। यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया कि हमें वही चीज यहाँ पे भी लेके आनी है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार की जो वैल्यू है वो सी ट्रांसपोज एक्स पी के इक्वल है। हमें ये चीज प्रूव करनी है मिनिमाइजेशन के केस में। तो उस केस में हमें फिर से दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स पी से, और सेकंड हमें प्रूव करना है कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स पी से। अब जो फर्स्ट वाली चीज है वो तो हमें सेकंड इनइक्वालिटी से मिल ही रही है, तो फर्स्ट वाली चीज तो हमें सेकंड इनइक्वालिटी से मिल जाएगी, हमें सिर्फ ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो इस वाली चीज में आप लोग फिर से सी ट्रांसपोज एक्स स्टार को कंसिडर करके चलोगे। तो आप लोगों को सेम ऐसे ही चलना है जैसे मैंने प्रूफ में अभी बताया था कि सबसे पहले आप एक्स स्टार को सीएलसी में लिखोगे और फिर आप लोग जो है सी स्टार एक्स स्टार सी ट्रांसपोज एक्स स्टार कंसिडर करोगे। यहाँ पे आके आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आके आप लोगों का रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह पे हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी आ जाएगी। वो किस तरह से आएगी, यहाँ पे जो आप लोगों ने साइड में कंसिडर किया था कि सी ट्रांसपोज एक्स पी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अज्यूम करोगे कि लेट सी ट्रांसपोज एक्स पी जो है दैट इज मिनिमम ऑफ दिस, कि इनकी जो मिनिमम वैल्यू है सभी वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग, उनमें से मिनिमम वैल्यू को आप लोग जो है सी ट्रांसपोज एक्स पी अज्यूम करोगे।
तो वहां पे आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि सी ट्रांसपोज एक्स पी जो मिनिमम वैल्यू है, तो ये लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स वन से, और सिमिलरली सी ट्रांसपोज एक्स पी जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स टू से, और सिमिलरली सी ट्रांसपोज एक्स पी जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा सी ट्रांसपोज एक्स के से। अब आप इस रिजल्ट को जब यहाँ पे यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और आपका प्रूव हो जाएगा कि सी ट्रांसपोज एक्स स्टार जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है सी ट्रांसपोज एक्स पी से, जो हम लोगों ने प्रूव करना है ये वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट हमें इनइक्वालिटी 2 से मिल ही जाएगा, तो दोनों को कंबाइन करके आप लोग जो है प्रूव कर दोगे कि एक्स स्टार जो है वो आपका एक्स पी वर्टेक्स के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स मिनिमाइजेशन के केस में आपने कुछ खास नहीं करना, सिर्फ जो आपकी इनइक्वालिटीज हैं, सम ऑफ इनइक्वालिटीज को आप लोगों ने रिवर्स इनइक्वालिटीज में चेंज कर देना है, तो आपको मिनिमाइजेशन के केस में भी सेम प्रूफ मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उस केस में जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे एग्जिस्ट करता ही करता है। अगर किसी को थ्योरम के प्रूफ में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपकी एवेल्युएशन का पार्ट बनेगी ही बनेगी। इज देयर एनी डाउट? ये प्रूफ मैंने यहाँ पे दे भी रखा है और अलग से मैंने आपको बता भी दिया, एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर दी, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पे डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है। बेटा है किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, तो इस थ्योरम को आप लोग जो है अच्छे से देखो, थ्योरम का प्रूफ तो आप लोगों को क्लियर हो गया, बट जब तक आप इसको एक दो बार अपने हाथ से नहीं लिख के देखोगे तब तक आपको ये अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी। तो आप लोग जो है इस थ्योरम के प्रूफ को एक दो बार अपने हाथों से लिख के देख लो तो आप लोगों की क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है कि हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड की डिस्कशन की, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, जनरल फॉर्म एलपीपी की डिस्कस की, स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की, हाउ टू कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया, कन्वेक्स सेट की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोगों का जो मेन टारगेट था, जिनके पीछे हम लोगों ने ये सारी चीजें स्टडी की है, वो मेन टारगेट था कि अगर हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूंगा। से हमारे पास 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि 3 वेरिएबल प्रॉब्लम का हम लोग ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ग्राफिकल मेथड से भी उसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल है, बट वो हम लोगों की इनएबिलिटी है कि हम 3D में ग्राफ जनरेट नहीं कर पाते। तो सेम वैसे ही हम लोग कर सकते हैं, अगर 3 वेरिएबल प्रॉब्लम भी है कि ग्राफ आप लोग 3D में जनरेट करो, फिर आप उसका जो है बेसिकली फिजिबल रीजन लोकेट करो, वर्टिसेस लोकेट कर लो, उन वर्टिसेस पे सोल्यूशन फाइंड आउट करो, वो प्रोसेस हमारा सेम रहता है। बट अब हम लोगों को क्या है कि से 3 वेरिएबल भी छोड़ो, अगर हमारे पास 5 वेरिएबल प्रॉब्लम है, 6 वेरिएबल प्रॉब्लम है, तो उनमें तो ग्राफ जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट मीन्स हम लोगों को कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे हम लोग मोर देन 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो उन सभी उनके लिए हमारे पास टेक्निक है, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड की जो स्टार्टिंग है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से करूंगा, क्योंकि अभी सिंप्लेक्स मेथड की डिस्कशन जो है टाइम कम है, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो कल वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग सिंप्लेक्स मेथड की स्टार्टिंग करेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड है क्या, और उसके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि हम लोग मोर देन 2 वेरिएबल के केस में किस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो कल वाला लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अपने ग्रुप में भी एक बार सर्कुलेट कर देना कि कल वाला लेक्चर जो है सभी बच्चे लगा लें। तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप कल हम लोग सिंप्लेक्स मेथड की डिस्कशन करेंगे कि टेबल से दूसरे टेबल पे हम लोग कैसे मूव ऑन होते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो अगले जो 4-5 लेक्चर है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे,
क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड जो है वो बेसिक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट मेथड्स की स्टडी करते हैं, दैट इज बिगैम मेथड, टू फेज मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। तो उन सब में जो है सिंप्लेक्स मेथड की ही बेसिक्स यूज होनी है। तो वो बेसिक कल वाले लेक्चर में मैं अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा, बट दोबारा दोबारा हम उस पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमें आगे चलना है। तो फिर अगर हम लोग उसी चीज को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो अगले वाला पार्ट जो है वो कवर अप नहीं हो पाता। तो कल वाला लेक्चर सारे बच्चे लगाना और अच्छे से क्लैरिटी करना सिंप्लेक्स मेथड की। जो भी डाउट आएगा साथ साथ मेरे साथ डिस्कस करते जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सिंप्लेक्स मेथड की स्टार्टिंग करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। Thank you, sir.